हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 19। कहानी का टाइटल है रानी आकृति का हुआ पर्दाफाश। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रिया को मुराद से ट्रिप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए वह मुराद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुराद, क्या तुम ट्रिप पर आओगे हमारे साथ? प्रिया ने मुराद से पूछा। मेरा कुछ इरादा नहीं है, शायद आऊं भी और या नहीं भी। प्रिया को सही सही कुछ भी जवाब नहीं बताता है वो। चलो ना मुराद, हम सब साथ में बहुत एंजॉय करेंगे, प्रिया ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। देख रही थी जन्नत कैसे ये छिपकली मुराद के साथ चिपक रही है। प्रशा ने धीरे से जन्नत के कानों में कहा। छोड़ो यार, क्या करना है, वैसे भी वह इसके आसपास का मामला है। जन्नत मन ही मन उदास हो गई थी। प्रिया की मुराद के लिए नज़दीकियां जन्नत को बर्दाश्त के बाहर थी। क्या था जन्नत और मुराद के बीच जो जन्नत को मुराद की तरफ खींचे चले जाती थी। क्लास खत्म हो गई, सभी स्टूडेंट क्लास के बाहर निकल गए थे। विशाल और साहिल, जन्नत और प्रिशा भी साथ में ही बाहर निकल आए। यार प्रिशा, क्या तुम भी ट्रिप के लिए आ रही हो? विशाल ने प्रिशा से पूछा। क्यों, क्या हुआ? प्रिशा बोलती है, नहीं कुछ नहीं, वैसे हमारी ट्रिप पर एक तो जोकर होना ही चाहिए ना, जो मुझे रास्ते पर एंटरटेन करे। विशाल ने यह कहकर हंसने लगा। आ हा हा हा, सो फनी। वैसे मैं नहीं, तुम जोकर। देखते हो, बढ़िया है मुझे जोकर कहने वाले। प्रिशा भी खिसिया गई। अरे विशाल, तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि प्रिशा के बिना तेरा ट्रिप पे मन नहीं लगेगा? साहिल ने विशाल को कोहनी मारी। बात तो तुम्हारी सही है साहिल, आजकल विशाल को ज्यादा ही प्रिशा को पसंद करने लगा है। जन्नत भी साहिल के साथ देते हुए बोलती है। क्या तुम दोनों बकवास कर रहे हो? मैं तो यूं ही उसे छेड़ रहा था। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। नो 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 नो, मेरा और उसका कोई भी मैच नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। विशाल ने प्रिशा विशाल की तरफ देखते हुए कहती है। वैसे मुझे भी इस बंदरिया के साथ नहीं रहना। विशाल भी खिसिया कर बोलता है। चुप बैठ कन खजूरे, मुझे बंदरिया बोला। प्रिशा ने गुस्से में लाल हो गई थी। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वैसे ऐसा क्या तू कल मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगी? शॉपिंग का नाम सुनते ही प्रिशा और विशाल के साथ झगड़ना छोड़कर साहिल से हाँ कहती है। वाओ शॉपिंग! साहिल, जन्नत, मुझे भी शॉपिंग करनी है, मैं भी कल तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए आऊँगी। प्रिशा खुश होकर बोलती है। मैं भी आऊँगा यार, मुझे भी तो कॉलेज ट्रिप के लिए कुछ कपड़े वपड़े लेने हैं। विशाल भी हंसकर कहता है। साहिल मन ही मन प्रिशा और विशाल को ढेर सारी गालियाँ दे रहा था। आ गए सब कबाब में हड्डी बनने। सच में हड्डी कहीं के। नेहा प्रिशा के पास तो वैसे भी दिमाग नहीं है, वो दिमाग से पैदल ही है। पर ये विशाल, ये भी प्रिशा के साथ रह रहकर पागल हो गया है। क्या हम दोनों कुछ देर के लिए अकेले कहीं नहीं जा सकते? हे भगवान, कभी तो अपनी टांग अड़ाने में साहिल यूँ सोच ही रहा था। विशाल उसके कंधे पर हाथ थपथपाता है। क्या हुआ भाई, कब से इन ख्यालों में डूबा है? विशाल ने साहिल से पूछा। नहीं तो कुछ भी नहीं, साहिल हड़बड़ा कर बोलता है। वैसे कितने बजे हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे? जन्नत ने पूछा। कल 12 बजे तक। जन्नत और साहिल एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं। यानी हम सब कॉलेज के बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे? वाओ! प्रिशा ऐसे बोलती है। हाँ, हम कल की फीस सबमिट करके और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर लंच भी हम बाहर ही करेंगे। ओके, सब लोग डिसीजन ले लेते हैं और फिर अपनी सहमति बताकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। मुराद अपने राज दरबार में आज उपस्थित था। वह सभी मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहा था। राज्य में सभी स्थिति की जानकारी लेता है। मुराद के इस बदलाव से महाराज उमर काफी खुश थे। रानी आकृति के कक्ष में रानी आकृति की जय हो, एक सेवक ने रानी आकृति का अभिवादन किया। बोलो सेवक, क्या खबर लाए हो? आकृति कहती है। रानी आकृति जी, आज राज दरबार में शहजादे मुराद आए थे, उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की थी। सेवक ने रानी से कहा।
आगे क्या हुआ? आकृति कहती है, उन्होंने राज्य की जानकारियों को बारे में बातें की और राज्य के खजाने की स्थिति की भी जांच की। वे राज्य के खजाने की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। सेवक ने रानी से कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। यह कहकर उसने एक सोने से भरी मोहर की थैली उस सेवक के सामने फेंक दी। सेवक ने वह थैली उठाकर उसे प्रणाम करके चला गया। आकृति अब थोड़ा टेंशन में आ गई थी। वह काफी गंभीर हो गई थी। वह हेमराज के कक्ष की ओर बढ़ गई। वहीं शहजादे हेमराज का कक्ष। वह उस कक्ष में अपनी एक दासी के साथ बिस्तर पर रंगरलियां मना रहा था। हेमराज उस दासी के साथ पूरी नग्न अवस्था में था। उसे कोई फिक्र नहीं थी। वह तो अपनी कामुकता के गोते लगा रहा था और अपनी हवस को पूरी कर रहा था। उसने उस दासी को अपने बदन से सटा रखा था और उस दासी को पूरा चूमे जा रहा था। उसके ऊपर वह पूरे शरीर को उसको मसलना शुरू कर दिया था और उसके शरीर के गोलाकार वक्ष को अपने हाथों में घुमा रहा था। वह दासी के साथ संभोग कर रहा था और उसकी जीभ से उसे उत्तेजित कर रहा था। वह दासी चरमोत्कर्ष की अवस्था में पहुंच गई थी कि तभी रानी आकृति बिना बताए हेमराज के कक्ष में प्रवेश करती है। अचानक हुई आवाज से शहजादे हेमराज और वह दासी चौंक जाते हैं। हेमराज देखता है कि दरवाजे के ठीक सामने रानी आकृति यानी उसकी माँ खड़ी है। वह झट से अपने ऊपर कपड़ों को डाल लेता है और उस दासी को बिस्तर से नीचे ढकेल देता है। दासी सीधे मुंह बल बिस्तर से गिर जाती है। उसकी नाक पर जबरदस्त चोट लग जाती है और उसमें से खून टपक रहा था। उस दासी को नग्न शरीर देखकर रानी आकृति गुस्से में और भी ज्यादा भड़क जाती है। उस दासी के नितंब दिख रहे थे क्या? वहीं शहजादे हेमराज इस हरकत से रानी आकृति का तो पारा गुस्से में ही बढ़ गया था। शहजादे हेमराज, क्या हमारी नींद हराम हो गई है और तुम इस तुच्छ दासी के साथ दुलछर्रे उड़ा रहे हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आकृति ने शहजादे हेमराज को डांटते हुए कहा। वर्मा वर्मा अभी शहजादे हेमराज कुछ बोल ही सका उससे पहले ही आकृति कहती है, सैनिकों जाओ और इस स्त्री का सर कलम कर दो। गुस्से में आकृति पागल हो गई थी। दासी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आकृति के पैरों पर गिर के माफ़ी मांगती है। हमें माफ़ कर दीजिए रानी। आकृति जी, हम ऐसी गुस्ताखी फिर कभी नहीं करेंगे। दासी ने आकृति से कहा। सर कलम होने के बाद वैसे भी तुम यह सब नहीं कर सकोगी। सैनिकों ले जाओ और इस गुस्ताख औरत को। तभी सैनिक उस दासी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वह दासी हेमराज के कदमों में गिर जाती है। स्वामी, हमें बताइए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम तो आपके कहने से ही इस कक्ष में आए थे। दासी ने विनती करते हुए हेमराज से कहा, बदसात औरत, निकल जा मेरे कक्ष से। तूने ही मुझे अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया था और अब तो मुझ पर झूठा आरोप करती हो। हेमराज ने पूरा दोष उस बेचारी दासी के ऊपर ही डाल दिया था। नहीं स्वामी, कृपया मुझे क्षमा करें। दासी ने फिर से उसके पैरों पे गिर के माफी मांगी, पर इसका कुछ भी परिणाम हेमराज के ऊपर नहीं दिखता हुआ। वह तो काफी क्रूर दानव लग रहा था। सैनिकों, ले जाओ इस बदजात को और इसका सर कलम कर दो। शहजादे हेमराज ने अपना पूरा दोष उस बेचारी दासी के ऊपर डाल दिया था। उसके साथ संभोग करके उसका ही सर कलम कराने की अनुमति दे दी। दासी उदासी से उसके नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था और वह सैनिक उस दासी को उसी नग्न अवस्था में घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। वह सैनिक उसे घसीटकर बरामदे से मॉल के बाहर ले जाने लगे। रास्ते में जाते जाते सभी सेवक और दासी उसे ही इस अवस्था में ही देख रहे थे। उस दासी के मुंह को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। तभी एक दासी दूसरी दासी से कहती है,
अरे, मैंने इसे कहा था कि शहजादे हेमराज के साथ ना रहा करो, पर यह ना माने। इसका अंजाम तो यही था, अब इसे भुगत रही है। दूसरी दासी रानी आकृति ने तो इसका सर कलम करने का आदेश दिया है। बेचारी बुरी तरीके से फंस गई इस शहजादे हेमराज के चक्कर में। मैं अब इसे मौत ही नसीब हो गई। शहजादे हेमराज ने जल्दी से अपने वस्त्र पहने। शहजादे हेमराज, आपको इस राज की कोई चिंता भी है या नहीं? आप तो अपनी अय्याशी में ही डूबे रहते हैं और वहां से ज्यादा जाती हमारे नाक में दम कर रखा है। आपको तो कुछ फिक्र भी नहीं। रानी आकृति ने शहजादे हेमराज से कहा। अब इस मुराद ने क्या किया, आप बोलेंगी? उसने महल के ऊपर किए जाने वाले सारे खर्चों का हिसाब किताब मंत्रियों से ले लिया है। आकृति ने शहजादे हेमराज को बताया। क्या अब होगा माँ? हेमराज ने घबराते हुए कहा। अगर उसे पता चला कि मैंने महल के खजाने से बहुत बड़ी रकम हड़प ली है तो मुझे तुम्हारे बाबा को जवाब देना होगा। आकृति ने स्पष्ट रूप से हेमराज से कहा। अब हम क्या करें माँ? क्या हम राजभाई को ये सारी बातें बता दें? और तभी वह काफी हड़बड़ा गया। आकृति ने कहा, नहीं, हम उसे यह बातें बताकर परेशानी में नहीं डाल सकते। वह एक कुशल योद्धा बनने की साधना में लगा हुआ है और वह अपनी सेना बना रहा है। इस वजह से वह चिंता में पड़ जाएगा और वह अपनी योजना पर ध्यान नहीं दे पाएगा। आकृति ने हेमराज को समझाते हुए कहा। हम अब क्या करना होगा? हेमराज ने आकृति से सवाल पूछा। तुम्हें राजमहल के खर्चों के सभी दस्तावेज मुझे लाकर देने होंगे। इसके लिए एक गुप्त योजना मैंने बनाई है। आकृति ने उसे अपने प्लान के बारे पर माँ, ये बात बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है ये काम। हेमराज ने चिंता करते हुए आकृति से कहा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। आकृति ने हेमराज को समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं ये काम अवश्य करूँगा। यह कहकर रानी आकृति उसके कक्ष से चली जाती है। वहीं मुराद का कक्ष। मुराद अपने कक्ष के आकर मंत्रियों के पास से लाए गए सभी दस्तावेजों को अच्छी तरीके से देखता है। उसमें उसे महल के ऊपर किए जाने वाले खर्चों का हिसाब किताब तथा रानी आकृतिपुर ए हरम के हिसाब की किताब भी रखी हुई थी। दिया और सेवकों के ऊपर किए जाने वाले खर्चों के अलावा उसमें और भी बहुत सारे अन्य खर्च थे। महारानी अवनी से ज़्यादा खर्चे तो राजी आकृति के थे और उन्होंने अपने खर्चों के लिए कर्ज भी ले लिया था। इनकी रकम का रानी आकृति ने किया क्या? यह सवाल शहजादे मुराद को परेशानी में डाल रहे थे। उसने पूरा हिसाब अच्छे से देख लिया। शहजादे हेमराज के भी बहुत खर्चे दिखाई दे रहे थे। महल के ऊपर इतना खर्च करना यह शहजादे को उचित नहीं लग रहा था। क्या किया इतने धन का? आकृति ने यह सोचकर वह चिंतित हो गया। उसने यह बात अपने बाबा को बताना ज़्यादा उचित समझा। वह तुरंत ही अपने बाबा के कक्ष की तरफ बढ़ गया। महाराज की जय हो, एक सेवक ने अंदर आते हुए उमर से कहा। क्या बात है सेवक? उमर इस समय सेवक ने उमर से ये बात कही तो उमर ने सेवक से कहा, महाराज आपसे मिलने शहजादे मुराद आए हैं। सेवक ने उमर से कहा। शहजादे मुराद इस वक्त? ठीक है, आप उन्हें अंदर आने दें। महाराज की अनुमति मिलते ही सेवक ने मुराद को अंदर जाने के लिए कहा। महाराज की जय हो। मुराद ने आदरपूर्वक अपने बाबा के पैर छुए। बोलो शहजादे मुराद, क्या बात है? आप इस वक्त यहाँ कैसे? उमर ने मुराद से सवाल पूछा। मैं आपसे एक ज़रूरी बातचीत करने आया हूँ। यह बात महल के ऊपर किए जाने वाले खर्चों के बारे में है। मुराद ने उमर से कहा। महल के खर्चों पर? इसकी जिम्मेदारी तो मंत्रियों की है। उमर ने मुराद से कहा। हाँ बाबा, पर आप एक बार यह कागजात तो देख लीजिए। इन दस्तावेजों में हरम में किए जाने वाले खर्चों के बारे में कई जानकारियाँ छुपाई गई हैं। हरम का खर्च पिछले कई माह से अधिक हो गया है। मुराद ने पूरा अच्छे से विस्तार करके यह बात उमर को बताई। हरम की पूरी जानकारी यानी पूरी जिम्मेदारी रानी आकृति की देखरेख में है। महाराज, उमर ने मुराद को बताया। बाबा, माँ आकृति ने बहुत से ऐसे अन्य खर्च किए हैं जिसका हिसाब अभी तक मंत्रियों के पास नहीं दिया गया है और हरम के नाम पर कर्जे भी लिए गए हैं।
मुराद ने महाराज उमर को बताया। क्या कर्ज? पर किस लिए? रानी आकृति ने इस बात पर कोई जिक्र हमसे नहीं किया। महाराज उमर तो चौंकते हुए कहते हैं, आप ये दस्तावेज देख लीजिए, इसमें माँ आकृति के 1 अरब सोने की मोहरों को कर्ज के तौर पर कर्जदार से लिया है। मुराद ने उमर को यह दस्तावेज दे दिए। उमर वह दस्तावेज अच्छे से पढ़ता है। उसका मुंह गुस्से के कारण लाल हो गया। अब क्या होगा रानी आकृति का? तो फ्रेंड्स, फाइनली आकृति का पर्दाफाश हो गया है। तो अब ये देखना है कि महाराज उमर आकृति के साथ क्या करते हैं और क्या आकृति अब मुराद से अपनी नज़रों को हटा लेगी और अब वह उसके खिलाफ षड्यंत्र करना बंद कर देगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए स्टोरी में यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ।